साइड में रख दो बॉटल को, ना लगेगा वो जब याद नहीं थी ना। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और इसको आईएमपी लगा के रखेंगे। टाइप्स ऑफ ओएस एंड आईएमपी। ठीक है, फर्स्ट यूनिट से जैसा मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन जरूर फंक्शन और सर्विसेज का पूछा जाता है, या तो वो फंक्शंस के नाम से पूछते हैं या सर्विसेज एक्सप्लेन करने आता ही आता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द टाइम आया है वो आपके पास टाइप्स ऑफ ओएस है। टाइप्स ऑफ ओएस के टर्म में वो पर्टिकुलर जो भी एक टाइप है उनके बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं, किसी एक या दो की वर्किंग पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक, आपके हिसाब से कौन कौन से टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, बताएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हम बेसिकली चार ओएस के टाइप्स पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज द बैच प्रोसेसिंग, सेकंड वन इज मल्टी प्रोग्रामिंग, थर्ड वन इज टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग एंड द फोर्थ वन इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा ओएस बहुत सारे हैं हमारे पास, रियल टाइम ओएस है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस है, क्लस्टर्ड ओएस है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स हैं, लेकिन बेसिकली जो आगे आने वाली यूनिट्स है या जो बेसिकली हमें जिस पे एम्फसाइज करना है वो हमारे पास ये चार ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग। जो फिफ्थ यूनिट है आपकी सिलेबस की वो ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग ओएस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये पूरे ओएस के टाइप पढ़ाने के पहले मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे बैच प्रोसेसिंग पढ़ाना है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इससे रिलेट करना चाहिए हमें। It is not a part of the syllabus. It is just for your knowledge. That's it. ठीक? एक टर्म मैंने लिखी है, it is called the bare machine. ठीक है? Initially जब कंप्यूटर सिस्टम्स आए थे, initially सबसे पहले, तो उन कंप्यूटर सिस्टम को ना bare machines बोला जाता था। दो कारण थे, या वो bare machine आज की डेट में क्यों कंटिन्यू रही है, हम उसको समझते हैं। एक तो उसमें दिक्कत ये थी, अभी जैसे हम सिस्टम पे जब कुछ भी लिखते हैं, टाइप करते हैं, या हम सिस्टम को जब इनपुट देते हैं, तो सिस्टम उसे किस फॉर्म में अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी। इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। हम उसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, हम उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं, हम उसको 0-1 लैंग्वेज कहते हैं, हम उसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। आपको जो बोलना है आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियली और नेचुरली उस दिन से लेके आज तक सिस्टम हमारे दिए हुए इनपुट को 0 और 1 के फॉर्म में समझता है। ऐसा नहीं कि आज चेंज हो गया है। ठीक, लेकिन इनिशियली जब सिस्टम आए थे ना, तब कीबोर्ड का कंसेप्ट नहीं था।
और जब हम एज ए यूजर उस सिस्टम पे जब हम डेटा को इनपुट करते थे तो डेटा ही मशीन इंस्ट्रक्शन के फॉर्म पे एंटर किया जाता था, विच इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि 0 और 1 के फॉर्म में जब आपको डेटा एंटर करना होता है तो हमें ना स्विचेस की जरूरत होती है, सर्किटरी की जरूरत होती है ना। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था ना, बीच में पहले में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन पढ़ा है, अभी डीसीएस और बहुत सारी चीजें भी आप और पढ़ोगे, या पढ़ लिया डीसीएस आपने, उसमें नहीं पढ़ा, डिजिटल सर्किट सिस्टम नहीं पढ़ा, पढ़ लिया थर्ड सेम में तो पढ़ा ना शायद, मैं जब भी पढ़ा वो अपने काम की चीज नहीं है। तो उसमें हमने स्विचेस, डिजिटल सर्किट्स होते हैं, और डिजिटल सर्किट्स यूज इसलिए किए जाते हैं ताकि हम 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को जो है वो हम सिस्टम में एंटर कर सकें, ठीक है। लेकिन इसके लिए ना बहुत स्पेसिफिक, बहुत पर्सनलाइज्ड बंदे चाहिए होते थे, एक्सपर्ट्स चाहिए होते थे जो कि 0 और 1 के फॉर्म पे डेटा को एंटर कर सके। आज तो अगर आप एक 5 साल के बच्चे को भी यदि कीबोर्ड दे दे तो कुछ ना कुछ तो टाइप करके दे ही देगा, कुछ ना करे तो ABCD EFGH तो लिख ही देगा। लेकिन उस समय आप सोचो, क्योंकि डेटा ही हमें 0 और 1 के फॉर्म में एंटर कराना है, तो इट विल बी टू मच प्रॉब्लमेटिक, बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा कि हम उसमें जो है वो डेटा को 0 और 1 के फॉर्म में हम एंटर कराएं। पहला दिक्कत ये। दूसरी दिक्कत ये थी सेकेंडरी स्टोरेज नहीं था, बट रैम लगा। हमारे काम करने के लिए हमें किस मेमोरी की जरूरत होती है? रैम। ये हम बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, है ना। हम जब कभी भी काम करते हैं हम एक्टिव मेमोरी लोकेशन में होते हैं, और जो रैम है उसको एक्टिव मेमोरी लोकेशन बोला जाता है। तो रैम अवेलेबल थी, देयर इज नो इशू, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज नहीं। तो क्या दिक्कत थी? भाई हमें तो काम करने के लिए रैम चाहिए, रैम है, हम अपना काम कर रहे हैं, दैट्स इट। वो टेम्परेरी है, हमने काम किया, अब यूपीएस तो अभी आने लगेगा, तो यूपीएस के लिए जब आप डेटा को 0 1 के फॉर्म में एंटर कर रहे हो तो कहाँ का यूपीएस? हम काम कर रहे हैं, टाइम चली गई। रैम उस समय भी टेम्परेरी थी, रैम आज भी टेम्परेरी है, ठीक। डेटा वॉश आउट हो गया, काम खत्म, फिर से हम रीस्टार्ट करते हैं, ठीक। आज दिन भर मैंने काम किया, टिल द एंड ऑफ इवनिंग, टिल द एंड ऑफ डे, मेरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, सिस्टम यदि मैंने ऑफ किया, सेव सेकेंडरी नहीं है, मैं कहा मैंने आज के काम को सेव करूं कि आज का काम मैंने सेव कर दिया, एंड देन कल मैं फिर से आऊं तो मैं उस काम जितना मैंने किया था उसके आगे, जैसे हम आज करते हैं, हम उसके आगे कुछ ना कुछ उसमें अपडेशन करते, चेंज करते, जो हमें करना है हम करते हैं। तो दिक्कत यही है कि रिपेयर मशीन्स में यदि कोई काम आपने स्टार्ट किया है तो जब तक वो काम एंड नहीं होता आपको वो कंटिन्यू उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने उसको बीच में रोका, सिस्टम बंद किया, तो आपको फिर से रीस्टार्ट देना होगा और फिर से पूरे इंस्ट्रक्शन और सारी चीजें लिखनी होगी। दूसरी डिफिकल्टी थी उस पेयर मशीन में कि आपके पास जो डेटा है वो मशीन इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में एंटर करना होता है, ठीक है। तो ऐसे उन सिस्टम्स को पेयर मशीन कहा जाता था। आज की डेट में ये मशीन हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ पेयर मशीन के बाद जो हमारे पास सबसे पहला सिस्टम आया था विद ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कहलाया बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कौन सा सबसे फर्स्ट ओएस था? वो हमारे पास था बैच प्रोसेसिंग, ठीक। ये चारों लिख लिए हैं साइड, ठीक। अब अपन जो है सबसे पहले बैच प्रोसेसिंग को समझना चालू करते हैं।
बैच प्रोसेसिंग ओएस जानते हो उसके बारे में? पढ़ा तो है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में सॉरी पढ़ा तो है, कुछ जानते हो क्या इसका कंसेप्ट होता है और ये कैसे वर्किंग करता है और ये कहाँ इसका यूटिलाइजेशन होता है? एनीबॉडी नोस? भूल जाते हो एक साल में पढ़ाई बहुत मार मारी है। टाइप्स ऑफ ओएस बीसीई की फर्स्ट यूनिट के सेकंड सेक्शन का सेकंड या थर्ड होगा। हाँ चल ठीक, बैच प्रोसेसिंग समझेंगे। अगर अभी हम सिर्फ इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम समझते हैं, फिर हम कुछ एक दो एग्जांपल लेते हैं इधर उधर से और उसको और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप डायग्राम देखो तो मेरे डायग्राम में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जॉब 1, जॉब 2 एंड अप टू जॉब n। आप उसको प्रोसेस बोल सकते हो, आप टास्क बोल सकते हो, आप मल्टीपल प्रोग्राम्स बोल सकते हो, आपको जो बोलना है आप, ठीक है। तो ये आपके पास मल्टीपल जॉब्स हैं, यूजर की प्रोसेस है एक्चुअली, ठीक है। यूजर मल्टीपल तरीके के काम को कर रहा है। बैच प्रोसेसिंग के केस में क्या होता है, ये जो मल्टीपल जॉब्स हैं ये बैच प्रोसेसिंग ओएस को पुट किए जाते हैं। बैच प्रोसेसिंग ओएस क्या करता है, इन मल्टीपल जॉब्स को एक्सेप्ट करता है और यहाँ पर बनाता है वो बैचेस, ठीक है। अब ये जो एक बैच है इसमें मल्टीपल जॉब्स होंगे, बात आती है समझ में? यानी मेरे बोलने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बैच 1 की बात करूं, इट मे बी पॉसिबल इसमें जॉब नंबर 3, जॉब नंबर 18, जॉब नंबर 21 कुछ ऐसा कोई जॉब हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बैच 2 की बात करूं, इसमें कोई जॉब हो सकता है जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 5। ये कोई बैच बना हुआ है, इसमें कोई जॉब हो सकते हैं। बात आ रही है समझ में? क्या बोल रहा है डायग्राम? डायग्राम ये कह रहा है मल्टीपल यूजर प्रोसेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम उन जॉब्स को, प्रोसेस को एक्सेप्ट करता है और उन जॉब को एक्सेप्ट करके वो बैचेस बना देता है। तो अब इस बार क्या होगा, यदि हमने कोई एक बैच लिया है तो उस बैच में मल्टीपल जॉब्स हैं, ठीक है। प्रश्न ये उठता है कि एक बैच में आप कौन से जॉब को रखते हैं? एवं ही रख देंगे, जो मन है वो रख देगा ऑपरेटिंग सिस्टम? नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जब इन जॉब्स को या यूजर प्रोसेस को जब वो एक्सेप्ट करता है तो वो ये देखता है कि इन जॉब्स की इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट सेम है। एक बात आज ध्यान रखना, एक और बेटे, जब कोई भी प्रोसेस सिस्टम पे एग्जीक्यूट होती है, कंप्यूटर सिस्टम में हम यूजर है, प्रोसेस क्या है, कल मैंने बताया था जो काम हम कर रहे हैं, द प्रोग्राम व्हिच इज इन एग्जीक्यूशन दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस। हम कोई भी काम सिस्टम पे कर रहे हैं वो प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस को ना खुद को चलाने के लिए या कंप्लीट करने के लिए या एग्जीक्यूट होने के लिए दो सबसे मेन फैक्टर्स की जरूरत होती है। पहला फैक्टर होता है सीपीयू का टाइम, सीपीयू को समय चाहिए ताकि सीपीयू उसको अवेलेबल हो सके एंड सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर सके। सीपीयू यानी क्या है, प्रोसेसर, ठीक है। दूसरी बात, उसको चाहिए कुछ इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस। जैसे मैंने बोला मुझे कोई एक फाइल है, उसके 50 पेजेस का प्रिंट आउट निकालना है, तो प्रोसेसर्स की 50 पेज हैं और मुझे उनका प्रिंट आउट निकालना है। उससे कुछ आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट लगेगी, वो क्या होगा, प्रिंटर। प्रिंटर चाहिए उसको, ठीक है। अब 50 पेज का प्रिंट आउट था, प्रिंटर में 40 ही पेज लगे थे, 40 पेज का तो प्रिंट आउट निकाल दिया, फिर रुक गया और मैसेज जनरेट हो गया कि पेपर नहीं है अवेलेबल, ट्रे में आप पेपर लगाइए, ऐसा कुछ मैसेज जनरेट होता है। देखो वो ऑपरेशन, वो प्रोसेस रुक गई। अब उस प्रोसेस को कुछ इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, वो ये है आप ट्रे में पेपर लगा दीजिए। इट मे बी पॉसिबल 40 का प्रिंट आउट बहुत अच्छा आया, प्रिंट आउट जो वो फेड होने लगा, तो उसको टोनर की जरूरत है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि जब कभी भी कोई भी प्रोसेस सिस्टम पे एग्जीक्यूट होती है तो उसको कुछ इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है। हम ही ले लें, मैं ही ले लूं, मैं कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स बना रही हूं, ठीक है। अब मैंने बैच प्रोसेसिंग की मैंने बनाया, तो मैंने इसका बैच प्रोसेसिंग का जो डिटेलिंग है वो तो टाइप कर दिया, मुझे कोई एक डायग्राम चाहिए, तो वर्ड की विंडो तो है, मैंने वो डायग्राम किसी दूसरी जगह से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया। बात आ रही है समझ में? मुझे कुछ एक्स्ट्रा उसमें इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट है। तो जब कभी भी कोई भी प्रोसेस सिस्टम पे एग्जीक्यूट होएगी, सबसे पहले उसको सीपीयू टाइम चाहिए, मतलब प्रोसेसर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो सीपीयू टाइम को चाहिए और दूसरा उस प्रोसेस को चाहिए होता
बात कर रहे थे कि इस बैच में आप कौन से जॉब करोगे। बेटे ऑपरेटिंग सिस्टम बैच में उन जॉब्स को रखता है जिनकी इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट सेम है। बात आ रही है समझ में? इससे बेनिफिट क्या होगा? क्यों ऐसा? हमने ऐसी कोई रेंडमली क्यों नहीं ले लिए जॉब और उनको हमने बैचेस में रख दिया? हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? ओएस ऐसा क्यों कर रहा है कि एक बैच में उन्हीं जॉब्स को रख रहा है जिसकी रिक्वायरमेंट सेम है? ऐसा क्यों? हाँ, जो लोड आएगा वो कम आएगा, वो जॉब जल्दी, वो बैच जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपने एक बार में उस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की सप्लाई की तो वो सारे जॉब जो है उन सबको वो सप्लाई अवेलेबल हो जाएगी और जितने भी जॉब है वो जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। बात आ रही है समझ में? इसको ऐसा समझो कि अगर हमारे पास 4 लाइन लगी हुई है, एक लाइन में हमने उन लोगों को खड़ा किया है जिनको सिर्फ पानी पीना है, एक लाइन में उनको खड़ा कर दिया जिनको सिर्फ चाय पीनी है, एक लाइन में हमने उनको खड़ा कर दिया जिनको कॉफी पीनी है, एक लाइन में उनको खड़ा कर दिया जिनको कोल्ड ड्रिंक पीना है। अब तुम अगर इन सबको मिक्स करके एक लाइन में लगाओगे तो तुम देखो 4 सप्लायर एक ही लाइन में लगे हैं। पहला बोल रहा है चाय, दूसरा बोल रहा है कॉफी, तीसरा बोल रहा है कोल्ड ड्रिंक, चौथा बोल रहा है पानी, फिर पानी, फिर पानी, फिर कोल्ड ड्रिंक, फिर कॉफी, फिर चाय। सप्लाई करने में दिक्कत है। बेटर ऑप्शन ये है एक पानी, एक चाय, एक कॉफी, एक कोल्ड ड्रिंक, 4 कंटेनर दिए एंड देन जिसकी रिक्वायरमेंट चाय चाहिए थी उसको पूरी चाय चला दी उस लाइन में, जिसको पानी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा पानी चला दिया, जिसको कोल्ड ड्रिंक की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कोल्ड ड्रिंक चला दिया। मेरे ख्याल से ये आसान चीज है ना। इसमें क्या होगा, जो लोग खड़े हैं उनको प्रोसेस बोलते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, किसी को प्यास लगी थी उसने पानी पी लिया, वो लाइन से बाहर हो गया, सिस्टम में स्टोरेज वहां का खाली हो गया, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई और सिस्टम से बाहर हो गई, दूसरी प्रोसेस को वहां चांस मिलेगा। तो इसीलिए जो ओएस है वो एक बैच में उन जॉब्स को रखता है जिनकी इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट सेम है। तो वो क्या होगा, जैसे किसी प्रोसेस को कुछ इनपुट आउटपुट हम सप्लाई कर रहे हैं तो वो एक डेटा इन 3 जॉब के काम आ जाएगा, वो एक डेटा इन दोनों जॉब के काम आ जाएगा। तो ओएस यही काम करता है, वो सेम रिक्वायरमेंट की प्रोसेस को ऐसे बैचेस में रख देता है। अब होता क्या है, ये पूरा बैच उठेगा और प्रोसेसर को एलोकेट कर दिया जाता है। अब प्रोसेसर इनको जो है प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा। तो क्या करेगा प्रोसेसर, देखा सबसे पहले इस बैच में जो जॉब खड़ा होगा जॉब नंबर 3, उससे जॉब नंबर 3 को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, उसके बाद आया जॉब नंबर 18, जॉब नंबर 18 को सक्सेसफुली जो है उसने एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद आया जॉब नंबर 21, इसको में ना कोई प्रॉब्लम स्टक हो गया, उसे और कुछ इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है। इस केस में ये बैच प्रोसेसिंग फेल हो जाता है क्योंकि ये जो सीपीयू है ना ये आइडल हो जाएगा, और आइडल होने से क्या होगा, मतलब कि वो रुक जाएगा और सीपीयू तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि वो जो प्रोसेस रुकी हुई है उसको जिस भी डेटा की रिक्वायरमेंट या जिस कारण से भी वो होल्ड पे आ गई है उसको वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाती। तुम सोचो आज की डेट में अगर हमारा सिस्टम ऐसे ही काम कर रहा होता तो काम ही नहीं कर पाते, हम कुछ भी चालू करते और हमारा सिस्टम रुक जाता और हमको तो समझ में भी नहीं आता कि वो रुका क्यों है, प्रोसेसर क्यों हमारे टास्क को प्रोसेस नहीं कर रहा है। बात आ रही है समझ में? अब ये सीपीयू तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि ये प्रोसेस या जॉब अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर देता। डायनेमिक सिस्टम ये बोलता है कि सीपीयू इस प्रोसेस को यही छोड़ देता और अगले बैच को एक्सेप्ट कर देता, पर सीपीयू ये नहीं करता, बैच प्रोसेसिंग करता। ठीक है, वो सीक्वेंशियल ही आउटपुट जनरेट करेगा। अगर सीक्वेंस में जॉब 3, जॉब 18, जॉब 21 है तो पहले बैच 1 पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर बैच 2 होगा, फिर बैच 3 होगा, बैच 4 होगा, ऐसे जितने बैचेस लगे हुए हैं वो एग्जीक्यूट। ये बैच प्रोसेसिंग का कंसेप्ट है। इसलिए जहां पर सीक्वेंशियल आउटपुट की जरूरत होती है वहां बैच प्रोसेसिंग ओएस का यूज होता है। कोई मुझे बताएगा आज के सिनेरियो में हमें सीक्वेंस के फॉर्म में कहां आउटपुट मिलता है? कोई रियल लाइफ एग्जांपल जहां पे हमें एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में कोई आउटपुट मिल रहा हो? हाँ,
एग्जाम्पल। वेरी गुड, वेरी गुड। वो सीक्वेंस में होती है, जैसे जैसे हम फोटो खींचते जाते हैं वो सीक्वेंस में होती जाती है। वेरी गुड। और कोई? बहुत बढ़िया। हाँ, वो भी सीक्वेंस में, जैसे जैसे वो जिस फोल्डर्स में होती है वो सीक्वेंस में होती है। बिल्कुल सही। कहाँ पर? साइकिल में तो कंट्रोल ए करते हो और डिलीट करते हो, सब एक ही बार में। इसका मतलब ये थोड़ी करता है कि सबसे बड़ी को पहले डिलीट करना है। ऐसा है? मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से हम सब लोगों ने आपको जिन्होंने जो भी एग्जाम्पल दिए परफेक्ट, बिल्कुल सही। एक मेरी तरफ से भी एक एग्जाम्पल बहुत छोटा सा है। हम एटीएम मशीन में मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, वो सीक्वेंशियल आउटपुट है। वो मैं जानबूझ के ले रही हूँ ये एग्जाम्पल, क्योंकि लिटरली आज के डेट में भी अगर किसी एम्प्लॉय का पेरोल निकालना है, कोई सीक्वेंस होता है 1 तारीख से लेके 21 तारीख। ठीक है, मुझे मिनी स्टेटमेंट चाहिए। मैंने बोला मुझे 4 तारीख से 10 तारीख के बीच का मिनी स्टेटमेंट चाहिए। आप देखो बराबर 4 तारीख का ही पूरा ट्रांजैक्शन देगा और मेरे को पर्टिकुलर समय से, मैंने बोला पहला ट्रांजैक्शन मैंने मॉर्निंग में 5 o'clock किया था, तो 5 बजे से लेके 10 तारीख के 12 बजे तक रात को जितने मैंने ट्रांजैक्शन किए हुए होंगे वो बकायदा एक भी ट्रांजैक्शन मुझे ऐसा बता देना कि ऊपर नीचे हो, टाइम के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग। बात आ रही है समझ में? तो ये ऐसी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जहां पर हमें सीक्वेंशियल आउटपुट चाहिए है, वहां सब जगह बैच प्रोसेसिंग ओएस का यूज हो सकता है। आज की डेट में बहुत रेयर, होता ही नहीं है। होता है कई जगह आज भी जहां बैच प्रोसेसिंग बैचेस चाहिए हमको, हम करते हैं, लेकिन इनिशियली आप तो मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग पूरा काम कर लेते हैं, किसी की जरूरत नहीं है उनको। ठीक है, लेकिन फिर भी इनिशियली जब ये आया तो जहां पर हमें सीक्वेंशियल आउटपुट की जरूरत होती थी वहां पर हम ये बैच प्रोसेसिंग ओएस को यूज करते थे। अब ये कैसे यूज होता था इनिशियली उसको समझना। एक्चुअली मालूम है क्या होता था? इनिशियली जब सिस्टम आए थे ना, सेकेंडरी स्टोरेज तब भी नहीं था। सेकेंडरी मतलब हार्ड डिस्क, सबसे मेन मेरे लिए तो सेकेंडरी हार्ड डिस्क होता। ठीक है, सेकेंडरी नहीं था, तो आप डेटा कैसे सेव करें? तो क्या होता था, पहले के जमाने में ना आपने नाम सुने होंगे, पंच कार्ड आते थे। पंच कार्ड आज भी कहीं ना कहीं मिलेंगे, बट इतना यूटिलाइजेशन नहीं है उनका। तो क्या होता था, जैसे मैं यूजर और मुझे मेरे डेटा का ना प्रिंट आउट चाहिए या उनकी प्रोसेसिंग करानी है, तो क्या होता था, मैं मेरे डेटा को उस पंच कार्ड में स्टोर करूँ, ऑफलाइन प्रोसेस रहेगी, उसको मैंने स्टोर कर दिया। वो पंच कार्ड ना मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर को जाके दूँ कि भाई ये इसमें मेरा डेटा रखा हुआ है या तो उसको प्रोसेस करवा दे। तो वो ऑपरेटर क्या करता था, उस पंच कार्ड को प्रोसेसर या सिस्टम को वो अलोकेट कर देता था। तो प्रोसेसर मालूम है क्या करेगा, उस पंच कार्ड में जो सबसे पहला डेटा होगा उसको प्रिंट आउट, दूसरे का आउटपुट, तीसरे का आउटपुट, चौथे का आउटपुट। अब इसको ऐसा समझो, मैं जाऊँ ऑपरेटर पे और मैं बोलूँ ये XYZ एम्प्लॉय है और यार इसका पूरा तू सैलरी डिटेल निकाल दे, तो वो बराबर पंच कार्ड में उसकी 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक का पूरा उसका प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव सब कुछ डेटा होगा और वो उसके अकॉर्डिंग उसकी पूरी सैलरी कैलकुलेट करके। इसमें यूजर इंटरवेंशन कहीं नहीं होता। आपने पंच कार्ड एक बार प्रोसेसर पे लगाया, अब दिक्कत वही है, किसी डेटा में यदि ब्लॉकेज हो गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रोसेसर रुक जाएगा, क्योंकि आप मैनुअल इंटरवेंशन कर ही नहीं सकते। अगर हमारा कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, हम कुछ तो खाली करके उसको ठीक करेंगे ना, आउटपुट जनरेट कर देंगे। इसमें ये वैसा नहीं होता, मैनुअल इंटरवेंशन होता नहीं है। आपने एक पंच कार्ड में डेटा दे देना है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर को दे दीजिए, वो ऑपरेटर उसको प्रोसेसर को अलोकेट करेगा, प्रोसेसर उसका आउटपुट जनरेट करके दे देगा, आउटपुट सीक्वेंशियल होगा, दैट्स इट। और पहले यही होता था, सेकेंडरी स्टोरेज नहीं थे, हार्ड डिस्क ही नहीं था, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क नहीं था तो पेन ड्राइव और फ्लॉपी और सीडी तो बहुत बाद में आए हैं, जब किसी को तो डेटा दे दें और उनका आउटपुट जनरेट करवा दें। तो पहले जो चलते थे वो पंच कार्ड और ये बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, ये इन्हीं पंच कार्ड का यूज करके होता था। अब हमें छोटा सा, और ये तो बहुत टेक्निकलिटी में हमने समझ लिया, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और एक रियल लाइफ का अपना लेते हैं। इसको ऐसा ध्यान दो, अभी तुम अगले सेमेस्टर में 5th सेम में पहुंचोगे, ठीक है, तुम लोगों को माइनर प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। देखना मैं डायग्राम
राइट तक खत्म करें। ठीक, अब आप ही लोग हैं, चलो अपन मानते हैं कि इस क्लास में 40 बच्चे, एक एग्जाम है, ठीक है, मतलब कि 40 प्रोसेस है। ठीक, समझते चलना, जॉब है 40 प्रोसेस, ठीक है, वो 40 जो प्रोसेस है वो एक टीचर को अलोकेट कर दिया था। वो टीचर आपके लिए, मैं ऐसा बोलूं, वो प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेटर है। ठीक, तो वो 40 बच्चे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को देते हैं, दैट इज द बैच प्रोसेसिंग ओएस। अब वो क्या करेगा कोऑर्डिनेटर, वो आप 40 बच्चों के ग्रुप को बनाएगा, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, 10 ग्रुप बना दिए उसने। 10 ग्रुप बनाए तो हर ग्रुप में उसने कितने बच्चे रखे, 4 ग्रुप, मतलब कि बैच। देखते जाना, ठीक है, एक बैच में 4 जॉब आ गए, एक ग्रुप में 4 स्टूडेंट आ गए, ठीक है। अब मुझे बताओ, उसने एक ग्रुप में जब 4 बच्चों को रखा है तो वो चारों बच्चे एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, बोलो हाँ, तभी तो रखा है ना भाई। ग्रुप 1 है, तुमको मैंने अलॉट कर दिया कि तुम टाइम टेबल का ईआरपी बनाओ, या ग्रुप 2 है, तुमको मैंने अलॉट कर दिया कि तुम लाइब्रेरी का ईआरपी बनाओ, तुमको मैंने ग्रुप 3 दे दिया कि तुम एक आईओटी पे प्रोजेक्ट बनाओ, ग्रुप नंबर 4 को मैंने बोल दिया कि तुम मशीन लर्निंग का यूज करके बनाओ। तो मेरे को बताओ बच्चे, उस ग्रुप में वो जो 4 बच्चे हैं उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट सेम होगी, बोलो हाँ, होएगी। मैंने बोला कोई टाइम टेबल का ईआरपी बना रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट सेम है ना भाई, उसको टाइम टेबल बनाने के लिए पता करना होगा टीचर कौन है, कितने टीचर हैं, कैसे कितने घंटे का लेक्चर होता है, कितने सेमेस्टर्स के लिए अपने को, जो भी उसके रिक्वायरमेंट, समझ रहे हो। तो एक बैच में मैंने उन जॉब्स को रखा जिनकी रिक्वायरमेंट सेम है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ने भी एक ग्रुप में उन 4 बच्चों को रखा जो सेम तरीके का टास्क परफॉर्म करेंगे और उनकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि उनको टाइम टेबल का ईआरपी कंप्लीट करना है। जो बैच 2 वाला होगा, मशीन लर्निंग वाला है, तो उसकी रिक्वायरमेंट सेम है, आईओटी वाले की रिक्वायरमेंट सेम है, लाइब्रेरी वाले की रिक्वायरमेंट सेम है। तो मैंने बैचेस बना दिए और एक बैच में उन 4 बच्चों को रखा जो सेम तरीके का टास्क परफॉर्म करेंगे और उनकी रिक्वायरमेंट सेम। आगे बात समझ में आओ, बन गया प्रोजेक्ट। वाइवा का देना, प्रोसेसर यानी तुम्हारा एक्सटर्नल, ठीक, बैठा एक्सटर्नल साहब, बुलवाया ग्रुप नंबर 1। हम तो सीक्वेंशियल में काम कर रहे हैं, रैंडम नहीं होगा। जो ग्रुप नंबर 1 था वही आएगा। ग्रुप नंबर 1 आया, चारों बच्चे एक्सटर्नल के सामने बैठे, प्रोसेसर ने बैच को प्रोसेस करना चालू कर दिया, पूछना चालू किया, वो भी सीक्वेंशियली काम कर रहा है। जो सबसे पहला रोल नंबर उसने जिसका उससे पूछा तुम बताओ, उसने अपना बहुत बेहतरीन आंसर दिया, ओके। दूसरे से पूछा, ओके। तीसरे से पूछा, वो रुक गया। अब बैच प्रोसेसिंग के टाइम में क्या होगा, एक्सटर्नल रुक जाएगा और वो तब तक रुका रहेगा जब तक कि वो तीसरा बच्चा जवाब नहीं दे देता, वो चौथे पे भी नहीं जाएगा और वो एक्सटर्नल आइडल। क्या होना चाहिए था, सबसे पहली बात उसको छोड़ दो, उसको बोलो आप पढ़ के आओ, मैं थोड़ी देर से तुमको पूछूंगा, हम बाद में करते हैं। चौथे से पूछो, डन है, तीनों की मार्किंग कर दी, भाई तुम लोग तीनों जाओ। उस चौथे वाले को बोला तुम जाओ पढ़ो और पढ़ के फिर से थोड़ी देर से आना या आखिरी में आना, हम आखिरी में तुमको प्रोसेस कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, वो तो स्टक हो गया और वो तब तक रुका रहेगा जब तक कि वो तीसरे वाला बंदा आंसर नहीं कर देता। ये है बैच आई बात समझ में। और एग्जैक्टली इसकी वर्किंग सिस्टम के अंदर भी यही होती है, एक भी प्रोसेस ब्लॉक में आई और वो रुक जाएगा। और मैं तुमको आज एक बात और बता दूं, हम जब कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या मैं तुमसे पूछूं कि सबसे बेस्ट कंप्यूटर सिस्टम कौन सा होता है, आपका जवाब हमेशा आना चाहिए मैडम जिसमें सीपीयू का यूटिलाइजेशन 100% होता है वो सबसे बेस्ट सिस्टम होता है। तुम देखो जब कभी हम सिस्टम की बात करते हैं, फोन भी सिस्टम ही है। आप दुकानदार के पास जाते हो, हमारे पास सबसे 2 मेन कंसर्न होते हैं। यदि मैं लैपटॉप लेने भी जाऊं तो मेरे पास सबसे मेन 2 कंसर्न होते हैं, एक तो होता है प्रोसेसर, दूसरा होता है स्टोरेज। बस ये दोनों ने यदि परफेक्टली काम कर दिया अपना सिस्टम जीत जाता है। लेकिन अगर और जो अपडेशन भी होते हैं वो सबसे ज्यादा इन्हीं पे होते हैं, आपका जो प्रोसेसर है। क्यों? क्योंकि आपके काम को जो फटाफट करके दे वो प्रोसेसर, वो हमेशा यूटिलाइजेशन उसका 100% होना चाहिए, ठीक है। स्टोरेज का यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 100% तो मैं नहीं बोलूंगी, एफिशिएंटली होना चाहिए। कम से कम स्टोरेज में हम ज्यादा काम करें, ठीक है। तो ये इसी कारण से अब इसमें तो ये सीपीयू जो है
आइडल हो गया तो ये तो वैसे ही फेलियर हो गया था, लेकिन फिर भी हमें एक सीक्वेंस आउटपुट चाहिए और सबसे इनिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम था तो काम तो इससे भी किया गया था। आगे बात समझ में, ये है तुम्हारे पास बैच को प्रोसेस करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बैच में मल्टीपल जॉब्स होते हैं, एक बैच में उन मल्टीपल जॉब्स को रखा जाता है जो सेम तरीके का आउटपुट जनरेट करते हो, जिनकी इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट सेम होती है। ठीक, तो जहां ये डायग्राम बना है उसके नीचे थोड़ा सा लिखेंगे, फिर हम मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस को लिखेंगे। इन बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, in batch processing OS, similar jobs are in batch processing OS, similar jobs are grouped together and executed sequentially without manual intervention. User, full stop करके लिखना, user does not interact with the computer directly. Instead, jobs are prepared and submitted to computer operator. Full stop. It then group similar jobs into batches
अब कितना साइज ऑफ ओएस को रैम पे अलॉट करेंगे, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ रैम, कितने जीबी का रैम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उस रैम में एक पोर्शन ओएस को ऑलरेडी एलोकेट होता है। ठीक है, कोई एक यूजर है वो एट अ टाइम की 4 तरीके की प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, 4 विंडोज ओपन की है उसने, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये रैम हो गया। अब हमारे मोबाइल फोन पे भी अगर देखें तो रैम पे हमारी विंडोज ओपन रहती है ना। हमने व्हाट्सएप अगर यूज कर रहे हैं, हम इंस्टा यूज कर रहे हैं, स्नैपचैट पे है, तो जो हमारे पास रैम का एरिया होता है उसके बराबर वो दिखती है और वो पूछता है कि आपको क्रॉस करना है। जब हम क्रॉस कर देते हैं तब हम उस विंडो से बाहर आ जाते हैं। होता है ना, ये देखा है ना तुमने? हाँ होता है, दिखता है तुम लोगों को स्क्रीन पे कैसे कैसे दिखता है? ये देखिए, ये मेरा फोन है, ये रैम पे विंडोज है, ये तुम्हारे फोन पे भी दिखता होगा। रैम पे विंडो है व्हाट्सएप, रैम पे विंडो ओपन है लिंक्डइन की, रैम पे विंडो ओपन है जीमेल की, रैम पे ये कुछ एमआई का कुछ वो है, फेसबुक ओपन है, कैमरा ओपन है। आपने जितने ऐप्स ओपन करके रखे हुए हैं ये सब अभी रैम पे है। वो मेरे से पूछता है अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं तो ये सारी ऐप रैम से हट गई, अभी मेरी रैम टोटली होता है ना मोबाइल पे, से यस और नो, अनोखी चीज नहीं बताई है। ठीक है, तो ये वही है। मैं फॉर एग्जांपल लैपटॉप पे काम कर रही हूँ तो मैंने ये 4 स्क्रीन ओपन करके रखी है। ये चारों जो है ये हमारे पास कोई ना कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना,